तो चलिए आज एक ऐसी शानदार प्राचीन सभ्यता की दुनिया में चलते हैं जो आप यकीन नहीं करेंगे रहस्यमयी तरीके से इतिहास के पन्नों से गायब ही हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। ये वो सवाल है जिसने करीब करीब एक सदी से इतिहासकारों को सोच में डाल रखा है। लाखों लोगों की एक सभ्यता, और वो भी इतनी एडवांस्ड कि उसकी इंजीनियरिंग और प्लानिंग आज के शहरों को भी मात दे दे, वो आखिर रातों रात कैसे गायब हो गई? तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। और मजे की बात यह है कि इसकी कहानी हजारों साल पहले से नहीं बल्कि आज के दौर में इसकी खोज से शुरू होती है, बिल्कुल एक जासूसी कहानी की तरह। तो साल था 1826। चार्ल्स मैसन नाम का एक ब्रिटिश सैनिक अपनी सेना से भाग निकला था और घूमते घूमते उसे अचानक से ईंटों के बहुत बड़े बड़े टीले दिखे। अब उसे क्या लगा कि ये सिकंदर के जमाने के कोई खंडर होंगे, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जो देख रहा था वो सिकंदर से भी 2000 साल ज्यादा पुराना था। अब सोचिए, मैसन की इस खोज पर दशकों तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और फिर 30 साल बाद एक बहुत बड़ी भयानक गलती हुई। अंग्रेज इंजीनियर कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे और उन्होंने क्या किया, हड़प्पा की हजारों साल पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी ईंटें पटरियों के नीचे डाल दी। सोचकर देखिए, इतिहास का कितना बड़ा हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया। खैर, शुक्र है कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। फाइनली 1920s के दशक में दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी जैसे भारतीय पुरातत्वविदों ने सही तरीके से खुदाई शुरू की और दुनिया के सामने इस भूली बिसरी सभ्यता का राज खोला। और जैसे जैसे मिट्टी हटी ना, एक ऐसी दुनिया सामने आई जिसने सच में सबको हैरान कर दिया। ये लोग सिर्फ पुराने नहीं थे, ये तो कमाल के मॉडर्न थे। जरा सोचकर देखिए, आज से 5000 साल पहले की बात हो रही है। ये कोई छोटे मोटे गांव नहीं थे, ये थे महानगर। सड़कें एकदम सीधी, घर 2-3 मंजिला और हर घर में अपना बाथरूम। और सुनिए, सबसे कमाल की बात, एक ढका हुआ सीवेज सिस्टम जो सीधा शहर के मेन सीवर से जुड़ता था। कमाल है ना? सोचिए, जिस जमाने में लंदन और पेरिस जैसी जगहों पर भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, तब हड़प्पा के लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे। अरे आज हमारे शहरों का हाल देख लीजिए, जरा सी बारिश होती है और बाढ़ आ जाती है, और उनकी नालियां कभी जाम नहीं होती थी। और ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था, पूरे 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी ये सभ्यता। लेकिन मजे की बात ये थी कि हर शहर में एक जैसी व्यवस्था थी। ईंटों का साइज एक जैसा, वजन तौलने के बांट एक जैसे, सड़कों की चौड़ाई वो भी एक जैसी, सब कुछ हर जगह बिल्कुल एक जैसा। अब सवाल ये है कि बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतने बड़े इलाके में ऐसा कर पाना कैसे मुमकिन था? देखिए, आमतौर पर पुरानी सभ्यताओं में क्या होता है, सबसे बड़ी इमारतें या तो राजा के महल होते हैं या फिर देवताओं के मंदिर। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला। इनकी सबसे इम्प्रेसिव बिल्डिंग थी मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ, एक बहुत बड़ा पब्लिक स्विमिंग पूल। इससे क्या पता चलता है? यही कि ये लोग शायद राजा महाराजा या धर्म से भी ज्यादा आम लोगों और साफ सफाई को अहमियत देते थे। तो एक तरफ तो उनकी ये जबरदस्त इंजीनियरिंग थी, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने अपने पीछे कुछ ऐसी गहरे राज छोड़े हैं, ऐसी पहेलियां जो आज भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को हैरान कर देती हैं। अब देखिए, हम मिस्र की लिखावट पढ़ सकते हैं, मेसोपोटामिया की पढ़ सकते हैं, लेकिन सिंधु घाटी की ये लिपि, ये आज भी एक पहेली है। हजारों मोहरें मिली हैं, उन पर 400 से ज्यादा अलग अलग निशान बने हैं, पर हम आज तक नहीं समझ पाए कि वो क्या लिख गए। हमारे पास इसे डिकोड करने के लिए कोई रोजेटा स्टोन जैसी चीज ही नहीं है। और उनकी मोहरों पर सबसे ज्यादा जो तस्वीर मिलती है वो किसी शेर या हाथी की नहीं बल्कि एक ऐसे जानवर की है जिसका शायद अस्तित्व ही नहीं था। जी हाँ, एक सींग वाला जानवर, जिसे हम यूनिकॉर्न कह सकते हैं। हजारों मोहरों पर यही बना है। क्या था ये? कोई भगवान, किसी कबीले का निशान? कोई नहीं जानता। और फिर खुदाई में एक ऐसी चीज मिली जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। मोहनजोदड़ो की सड़कों और सीढ़ियों पर कंकाल बिखरे हुए थे, ऐसे ही जैसे वो जहां थे वहीं गिर पड़े। ऐसा लगा जैसे मौत इतनी अचानक आई कि किसी को उन्हें दफनाने तक का वक्त नहीं मिला। सवाल ये है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था? तो चलिए अब एक जासूस की तरह इस केस को सुलझाते हैं। इस महान सभ्यता के खत्म होने का जिम्मेदार आखिर कौन था?
देखिए, कई दशकों तक हमें स्कूलों में क्या पढ़ाया गया कि बाहर से कुछ लड़ाकू लोग आए जिन्हें आर्य कहा जाता था और उन्होंने इन शहरों को तबाह कर दिया। लेकिन आज की साइंस इस कहानी को नहीं मानती। क्यों? क्योंकि जो कंकाल मिले हैं उन पर लड़ाई के कोई निशान नहीं है और डीएनए सबूत भी किसी बड़े बाहरी हमले की तरफ इशारा नहीं करते। तो फिर असली मुजरिम कौन था? असली मुजरिम कोई इंसान नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज था। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से पता चलता है कि एक बहुत बड़ी नदी, जिसे कई लोग सरस्वती नदी भी मानते हैं, वो धीरे धीरे सूखने लगी। सोचिए, एक नदी जो हजारों बस्तियों की लाइफलाइन थी, वो बस गायब हो गई। और अब कहानी में आता है असली ट्विस्ट। ये सभ्यता पूरी तरह खत्म नहीं हुई, इसने बस अपना रूप बदल लिया और इसके लोग आज भी हमारे बीच ही हैं। ये नंबर देखिए, 4500, 4,500 साल। ये उम्र है हरियाणा के राखीगढ़ी में मिले एक महिला के कंकाल की। सिर्फ एक कंकाल, लेकिन इसके अंदर भारत का इतिहास बदलने की ताकत छिपी थी। हुआ ये कि साल 2019 में वैज्ञानिकों ने उस 4,500 साल पुराने कंकाल से डीएनए निकालने में कामयाबी हासिल कर ली। और जब उसकी रिपोर्ट आई ना, तो उसने दशकों पुरानी थियरीज में जैसे भूचाल ही ला दिया। रिपोर्ट में क्या था? उस महिला के डीएनए में बाहर से आए तथाकथित आर्य लोगों का एक भी जीन नहीं मिला, 0। बल्कि उसका डीएनए आज के नॉर्थ और साउथ दोनों तरह के भारतीयों से मिलता जुलता है। इसका सीधा मतलब ये है कि हड़प्पा के लोग ही आज के भारतीयों के सीधे पूर्वज हैं। और ये बात उस पूरी थ्योरी को पलट देती है कि भारतीय आबादी बाहर से आए लोगों से बनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंधु घाटी के लोग कहीं गायब नहीं हुए, वो बस बदल गए और उनकी विरासत आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जैसे हम हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं या मांग में सिंदूर लगाया जाता है, पीपल के पेड़ की पूजा, यहाँ तक कि जो शतरंज का खेल है, ये सब उन्हीं की देन हो सकता है। उनकी संस्कृति आज भी हमारे अंदर जिंदा है। तो हुआ ये कि जब नदियां सूख गईं, तो लोगों ने अपने बड़े बड़े शहर छोड़ दिए और गंगा के मैदानों की तरफ चले गए। और इस पूरी प्रक्रिया में शहरी जीवन का जो ज्ञान था वो खो गया। लिखना पढ़ना, शानदार इंजीनियरिंग, विदेशों से व्यापार करना, सब कुछ भुला दिया गया। ऐसा लगा जैसे भारत की घड़ी 1000 साल पीछे चली गई हो। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता किसी दुश्मन की तलवार से नहीं हारी, वो पर्यावरण में हुए बदलाव से हारी। उनके वो खंडहर आज भी हमें एक चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि आज हम भी तो उसी मोड़ पर खड़े हैं। तो सवाल बस इतना है कि क्या हम इतिहास से कुछ सीखेंगे या फिर उसी कहानी को दोहराएंगे?